हैं या नहीं। क्रिएटिविटी को लेकर लोगों के दिमाग में एक और बहुत बड़ा मिथ ये है कि क्रिएटिव होने के लिए आपको सारे बंधन तोड़ने होंगे, सारे रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने होंगे। लेकिन ये माइंडसेट गलत है। जब आपको बाउंड्रीज मिलती हैं तो आप आइडियाज जल्दी और अच्छे से जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका आइडिया किस काम आना है, तब आप एक परफेक्ट और यूजफुल आइडिया के बारे में सोच पाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस आपको सोचने के लिए डायरेक्शन और फोकस देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी बाइनरी होती है, एक स्विच की तरह, या तो आपकी क्रिएटिविटी ऑन रहती है या तो ऑफ। लेकिन ये भी सिर्फ एक मिथ है। क्रिएटिविटी एक स्लाइडिंग स्केल की तरह है और ये कम ज़्यादा होती रहती है। और ये भी याद रखिए कि क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है। तो अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो ये कुछ मिथ्स हैं जिन्हें आपको भूलना होगा। क्रिएटिव थिंकिंग के 5 लेवल्स हैं। पहला, डिस्कवर। ये बेसिक लेवल है। जब आप कोई इफेक्ट नोटिस करते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक इंसान का ये नोटिस करना कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा कांपने लगता है जब वो उस पर खड़ा होता है। दूसरा, प्रोड्यूस। ये वो लेवल है जब आप किसी इफेक्ट को अपने काम में लाने में कामयाब रहते हैं जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको किसी बड़ी हैवी चीज़ को लोड करके जंगल से घर ले जाना है, तब आपके दिमाग में वो लकड़ी का टुकड़ा आता है और आप रोलर स्टेक्स की तरह उसका यूज़ करके उस भारी सामान को घर ले जाते हैं। तीसरा, रिफाइन। क्योंकि अब आपका एक आइडिया सक्सेसफुल रहा है, तो आप अपने उस आइडिया में थोड़े चेंजेस लाने के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उन लोगों को एहसास हुआ कि उस लकड़ी के टुकड़े की वर्किंग को शेप और इक्वल डायमीटर देकर अच्छा किया जा सकता है। चौथा, रीपर्पस। इस लेवल में हम अपने एक आइडिया का यूज़ करके और आइडियाज जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब उन इंसानों ने देखा कि जब वो लकड़ी के टुकड़े को रोल करके ले जा रहे थे, तब रास्ते में सारी घास दबती जा रही थी। अगर लंबी घास को दबा देंगे तो जानवरों से खतरा हट जाएगा। पांचवा, कंबाइन। इस लेवल में हम 2 आइडियाज को कंबाइन करके कुछ इन्वेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, 2 कनेक्टेड व्हील्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग और डूइंग में क्या फ़र्क है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। एक बैले डांसर के सुंदर मूव्स भी क्रिएटिव कहलाते हैं, और ठीक उसी प्रकार एक अकाउंटेंट का बोर्ड रूम वॉल में स्टिकी नोट्स लगाना भी क्रिएटिव ही कहलाता है। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? चलिए पता करते हैं इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग और डूइंग में क्या फ़र्क है, और ये भी सीखेंगे कि कोई आइडिया वैल्यूएबल है या नहीं। ये कैसे डिसाइड करें? बैले डांसर के डांस मूव्स और अकाउंटेंट के स्टिकी नोट्स लगाने के तरीके से हमें पता चलता है कि क्रिएटिविटी वर्ड को हम अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेते हुए अब हम क्रिएटिविटी को 2 तरह से स्प्लिट करेंगे। पहली, क्रिएटिव थिंकिंग, और दूसरी, क्रिएटिव डूइंग। क्रिएटिविटी डूइंग वो है जिसमें लोग कई महीनों और सालों तक एक ही स्किल को डेवलप करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग डांस, पेंट और भी बहुत सारी स्किल्स तब तक डेवलप करने में लगे रहते हैं जब तक वो इन चीज़ों में माहिर ना हो जाएं, या जब तक वो खुद का तरीका या स्टाइल डेवलप ना कर लें। ये लोग अपनी स्किल्स में टॉप पर रहते हैं, और शायद यही रीज़न है कि क्रिएटिव डूइंग को काफ़ी रेयर माना जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग ऐसी क्रिएटिविटी है जिसे हर कोई कर सकता है और हर दूसरे दिन काम आती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग से मेरा मतलब वो स्किल्स जिनसे हम डेली बेसिस पर आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ऐसी स्किल्स जिनके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस क्रिएटिविटी का यूज़ हम डेली ऑफिस में करते हैं जब हमारा बॉस हमें बोलता है कि कोई नया आइडिया बताओ। अब आप सोच रहे होंगे, पर बॉस को बताने से पहले ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा आइडिया अच्छा है या बुरा? क्योंकि सच तो आपको भी पता है कि हर आइडिया अच्छा नहीं होता है। किसी भी आइडिया को जज करने के लिए हम 2 एस्पेक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि कोई आइडिया कितना नया है, और दूसरा ये कि कोई आइडिया कितना वैल्यूएबल है। कोई आइडिया नया है, लेकिन अगर लो वैल्यू का है तो उसे करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। कोई आइडिया पुराना ही है, लेकिन लो वैल्यू का है, तो दोबारा सोचिए भी मत। कोई आइडिया पुराना है, लेकिन उसकी वैल्यू हाई है, तो उसे ज़रूर ज़िंदगी में कहीं इम्प्लीमेंट करें। और अगर कोई आइडिया नया है और वैल्यू भी हाई है, तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाब भी बना सकता है।
पर क्या इतना सोचने का तरीका काफ़ी है किसी आइडिया की अहमियत जज करने के लिए? जी नहीं। चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके बताता हूँ। कोई आइडिया कितना नया है, इस बात को अलग अलग लेवल्स पर जज किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जो आइडिया आपको नया लगता है वो किसी और के लिए पुराना होता है, और कभी कभी जो आइडिया किसी और को नया लगता है वो आपके लिए बहुत पुराना होता है। दूसरी तरफ कुछ नए आइडियाज़ की वैल्यू इन जनरल कम होती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक फील्ड या इंडस्ट्री में इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे डिसाइड करें कि कोई आइडिया वैल्यूएबल है या नहीं। हर इंसान और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियाज़ की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ बिजनेस के लिए एक आइडिया से इनकम जनरेट होना ज़रूरी होता है। कुछ बिजनेस के लिए कोई आइडिया उन्हें कंपटीशन में सबसे आगे रहने में हेल्प कर सकता है। कुछ बिजनेस का मेन एम होता है कि एक आइडिया से लोगों को कुछ फील होना चाहिए जिससे वो उसे याद रखें। तो जैसा कि आपने समझा कि आइडियाज़ वैल्यूएबल हैं या नहीं, ये कंपनी और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए जब आप किसी आइडिया पर काम करते हैं तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसकी वैल्यू डिफाइन कर लें। इससे आपको अपने आइडियाज़ को जज करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इंसानों का दिमाग जानवरों से अलग है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। इमेजिन करिए कि आपकी मुलाकात कभी पुराने टाइम के लोगों से हो जाए। मैं उस टाइम के लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी लाइफ का केवल एक गाने सुनने में दिलचस्पी ही रखते थे। वो बस शिकार करने जाते थे और लौटकर कभी पका हुआ और कभी कभी कच्चा मांस भी खा जाते थे। इमेजिन करिए कि ये लोग आपकी इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आ जाते हैं। भले ही आप इन्हें कितना भी नहला दें या इनके बाल अच्छे से सैलून में कटवाने ले जाएं, आप में और इनमें तब भी बहुत ज़्यादा फर्क बना रहेगा। आप दोनों के पास कॉमन टॉपिक पर बात करने के लिए चीज़ें भी नहीं होंगी, क्योंकि उस टाइम के लोग बिल्कुल चूहे और खरगोश की तरह बस जिंदा रहने के बारे में ही सोचते थे। लेकिन हम मतलब इस टाइम के लोग बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू देते हैं। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग इवॉल्व कैसे हुई और कैसे इंसानों का दिमाग जानवरों से अलग है। पुराने टाइम के लोगों के कंपैरिजन में हम काफ़ी सुपीरियर हैं। हमारे पास कल्चर है, रहने का तरीका है, सिले हुए कपड़े हैं, धर्म है, सरकार है, और यही कुछ चीज़ें हमें उन लोगों से ज़्यादा केपेबल और इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड बनाती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी दिन आपको इन पुराने टाइम के लोगों के साथ जगह बदलनी पड़ जाए और इनके टाइम में जाना पड़े, तो आपको क्या लगता है तब आप सर्वाइव कर पाएंगे? मुझे यकीन है कि आपके मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। आप किसी और का शिकार नहीं करेंगे, बल्कि कोई जानवर आप ही का शिकार करके ले जाएगा। इस टाइम के लोग मतलब हम सब ने अपनी लाइफ इतनी इजी और सेफ बना ली है कि उस टाइम में हमारा सर्वाइव करना बेहद मुश्किल है। हमारे पास उस टाइम में सर्वाइव करने के लिए कोई स्किल्स नहीं बची है। यहाँ तक कि हमें तो किसी छुपे हुए लेपर्ड को स्पॉट करना भी नहीं आता। इतने सालों की क्रिएटिव थिंकिंग ने हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया, और इसी टेक्नोलॉजी ने हमको अपने एंसेस्टर्स से अलग कर दिया। हमारा हर एक आइडिया हमें अपने पास्ट से दूर और फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। पहले हमने पत्थर से टूल्स बनाए, टाइम के साथ हमने अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने से हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बढ़ी। हमने अपने आसपास की दुनिया को ऐसे ढाल लिया जिससे हमें ज़्यादा तकलीफ ना पहुँचे, और जो दुनिया हमने बनाई है वो हमें भी एक शेप दे रही है। पिछले कई सालों में हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि लास्ट 75 ईयर्स के कंपैरिजन में हम 1.5% लंबे और 15% भारी हो गए हैं। ये काफ़ी बड़े और सीरियस चेंजेस हैं, पर इनसे भी सीरियस चेंज हमारे दिमाग में हो रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ हमारा दिमाग श्रिंक होता जा रहा है। इसका एक कारण ये है कि जिन स्किल्स के लिए हमारा दिमाग डेवलप्ड था उनकी अब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर जानवरों का एग्जाम्पल लें तो क्या आपको पता है कि एक डोमेस्टिक या पेट एनिमल का ब्रेन वाइल्ड एनिमल से काफ़ी अलग होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक पेट एनिमल को इतनी सेफ और लविंग कंडीशन में रखा जाता है कि वो कभी भी किसी फाइट में जीत नहीं सकता। बात करें इंसान और जानवर के दिमाग की, तो आपने गौर किया होगा कि जानवर का बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाता है, लेकिन एक इंसान का बच्चा काफ़ी अंडर डेवलप्ड पैदा होता है। पर यही वजह है कि इंसान जानवर से अलग होता है। अगर एक इंसान गोरिल्ला की फिजिकल मैच्योरिटी के बराबर मैच्योरिटी लेकर पैदा होगा तो उसे 20 महीने तक पेट में ही रहना पड़ेगा, और जब वो बच्चा आखिर में बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा तब उसका सिर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बर्थ कैनल से बाहर ही नहीं आ पाएगा।
और यही कारण है कि इंसान का बच्चा अंडर डेवलप्ड पैदा होता है। लेकिन यही कारण हमें होशियार बनाता है, क्योंकि हम बाहर आकर असली दुनिया में पलते बढ़ते हैं। हमारा दिमाग जानवर की कंपैरिजन में अलग तरीके से डेवलप होता है। हमारा बचपन, जिसमें हम अधिकतर टाइम खेलने में ही स्पेंड करते हैं, वो हमारे दिमाग को डेवलप करने में हेल्प करता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक इन्वेंटिव इंसान के पीछे खेल कूद का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सब जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन रेस के आगे बढ़ने के पीछे सिर्फ क्रिएटिव थिंकर्स ही हैं, तो आप शॉक्ड नहीं होंगे। ये सच है, क्रिएटिव थिंकर्स ही हैं जो सोसाइटी से आगे और बाहर की सोचते हैं। वो कोई नई चीज़ें डिस्कवर करने से या स्टार्ट करने से डरते नहीं। इसलिए जब जब वो सोसाइटल नॉर्म्स के बाहर कदम बढ़ाते हैं और न्यू पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोसाइटी को बताते हैं, तो सोसाइटी उस पर थोड़ा विचार विमर्श करके आगे बढ़ती है। कुछ इसी प्रकार हमारी दुनिया चलती है। जब लोग खत लिखा करते थे तो उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि व्हाट्सएप के ज़रिए 1 सेकंड से भी कम समय में हमारा मैसेज किसी और को मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्रिएटिव थिंकर्स के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ। क्रिएटिव थिंकिंग ही हमें बाकी जानवरों से अलग भी करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिएटिव थॉट का फाउंडेशन क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिव थिंकिंग को जन्म देती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, क्या होता है, पूछ कर बड़ों का दिमाग चाट जाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिले जो कम सवाल कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ से मेरा मतलब है कि उसे ऑलरेडी कम सवाल पूछने के लिए ट्रेन कर दिया गया है। पर याद रखिए कि क्यूरियोसिटी ही आपके माइंड के गैप्स को भरती है। यही आपकी नॉलेज को सॉलिड बनाने में हेल्प भी करती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि आइडियाज़ जनरेट करने की ये मशीन, जिसे हम दिमाग कहते हैं, ये काम कैसे करती है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास दिमाग है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग होने के बाद भी हम लोगों ने 2 मिनट बैठकर अपने दिमाग के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आइडियाज जनरेट करने की ये मशीन, जिसे हम दिमाग कहते हैं, ये काम कैसे करती है। जब हम अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करते हैं, तब हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव रहता है। ये जानने के लिए आइए इस एक्सपेरिमेंट पर गौर करते हैं। चार्ल्स लिम नाम के एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक जैज प्लेयर का एमआरआई स्कैन किया। उन्होंने पहले स्कैन में इस म्यूजिशियन को एमआरआई के अंदर ही एक कीबोर्ड देकर वो गाना बजाने को बोला जो उसे आता था, और फिर दूसरे स्कैन में वो गाना जो उसने कभी भी नहीं बजाया था। स्कैन में पाया गया कि जब म्यूजिशियन नई ट्यून बजाता है, तब उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें कॉन्शियस टास्क पूरे करने में हेल्प करता है। इस एरिया का डीएक्टिवेट हो जाना मतलब हमारे अंदर की नेगेटिव आवाज़ जो हमें बोलती है कि तुम नहीं कर सकते, को बंद कर देना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही है जो हमें सोसाइटल नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज़ की बाउंड्रीज के अंदर रखता है। ये एरिया हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से ग्रो करता है। अनफॉर्चुनेटली यही कारण है कि ये एरिया हमारी क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज बन के बैठा हुआ है। ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अभी तक हमारे पास केवल 2 ही टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। पहला एमआरआई स्कैनर, जो ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो के थ्रू ब्रेन एक्टिविटीज डिटेक्ट करता है, और दूसरा ईईजी, जो केमिकल्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन एक्टिविटीज डिटेक्ट करता है। वैसे अभी तक हमें बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब कोई अपनी खोपड़ी के अंदर डिवाइस डलवाने को तैयार हो। कुछ लोगों के हिसाब से क्रिएटिव लोग राइट माइंडेड लोग होते हैं और नॉन क्रिएटिव लेफ्ट माइंडेड। पर क्या ये सही है? जी नहीं। चलिए आपके दिमाग में बैठे सबसे बड़े मिथ को बस्ट करें। लेफ्ट और राइट ब्रेन वाली थ्योरी के हिसाब से हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड डिटेल्स पर फोकस करता है और राइट साइड शेप्स और लुक्स पर। लेकिन जब एमआरआई और ईईजी की रिपोर्ट्स आईं, तब क्लियर हो गया था कि आइडियाज़ जनरेट करने के लिए ब्रेन के दोनों साइड्स एक्टिव रहते हैं, बल्कि ब्रेन नेटवर्किंग के बेसिस पर काम करता है। हमारी नीड्स के हिसाब से ब्रेन अलग अलग पाथवेज बदलकर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को कनेक्ट करता है। जैसे ही जैज प्लेयर ने अनसुना म्यूजिक बजाना चालू किया, दिमाग के कुछ पार्ट्स ऑन हो गए और कुछ ऑफ। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रेन के कुछ नेटवर्क्स अटेंशन से जुड़े हुए थे, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जो मेन नेटवर्क था वो था रिलैक्स्ड। हमें लगता है कि ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव तभी होता है
जब हम किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हों। लेकिन ऐसा नहीं है। 1970 में एक साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं तब हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, यानी हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है। माइंड के इस स्टेट को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का नाम दिया गया है। इस स्टेट में दिमाग बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं होता है, बल्कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हमारा फ्यूचर इमेजिन कर रहा होता है। इस स्टेट को हम कॉमनली डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। डे ड्रीमिंग के दौरान ही हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं और व्हाट इफ सिचुएशंस को इमेजिन करते हुए नए आइडियाज डेवलप करते हैं। पर आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रिएटिव थिंकिंग करना कोई आसान बात नहीं है। क्या आपको याद है कि बचपन में हमें कैसे सबके फ़ोन नंबर लाइन से याद रहते थे? पर अगर अब कोई हमसे हमारे पेरेंट्स का भी नंबर पूछ ले तो हम तुरंत फ़ोन खोलकर देखने लगते हैं। यहाँ तक कि अब हमें कोई 2+2 करने को बोले तब भी हम फ़ोन में कैलकुलेटर खोल लेते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी और यूजफुल साबित हो रही हो, ये हमारे ब्रेन को काफ़ी वीक बना रही है। हम सारी मेंटल प्रोसेसेस को टेक्नोलॉजी पर छोड़ने लगे हैं। हमें कुछ याद रखना होता है तो हम उसे सबसे पहले नोटपैड में नोट डाउन कर लेते हैं, और अगर हमें वेबसाइट में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पेज को बुकमार्क कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रेन एक मसल है जिसका जितना कम यूज आप करेंगे वो उतनी ही सिकुड़ती जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब कॉन्शियसली अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करने की आदत डालें। हम इससे मेहनत कराएं। ब्रेन को कमज़ोर होने से रोकने के लिए आप जो नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं वो ये है कि मोस्टली कैलकुलेशंस आप बिना कैलकुलेटर के करिए, और जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन यूजफुल समझ में आए तो उसे बुकमार्क करने के बजाय अपनी हैंडराइटिंग में एक नोटबुक में लिख लीजिए। चाहे तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन और अच्छे तरीके से याद रख सकेगा। अपने ब्रेन का ध्यान रखें और इसे आलसी ना होने दें, क्योंकि जब कंप्यूटर हमसे स्मार्ट हो जाएगा तब हमें उतनी शर्म नहीं आएगी जितनी तब आएगी जब हमें ये रियलाइज़ होगा कि हम अपने बनाए हुए कंप्यूटर से दम हो चुके हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि ग्रुप में डिफरेंट लोगों की वैल्यू क्या होती है। बने रहिए कुक एफएम की इस खास पेशकश में। ऑफिसेस और स्कूल्स में आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो ग्रुप में थोड़ा अलग होता है। वो इन्वॉल्व होता है पर पूरे तरीके से नहीं, और कुछ लोग ऐसे लोगों का आधा अधूरा इन्वॉल्वमेंट देखकर खुश नहीं रहते। वो चाहते हैं कि ये लोग जो ग्रुप में सबसे अलग होते हैं ये भी इनके जैसे ही बन जाएं। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप में डिफरेंट लोगों की वैल्यू क्या होती है, और अगर आपको लगता है कि ग्रुप में ये डिफरेंट इंसान आप हैं तो आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही जरूरी है। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिसकी टीम में कुछ ब्रिलियंट लोग हैं पर आपको समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों की ब्रिलियंस का टीम के लिए यूज करना कैसे है, तो ये एपिसोड भी आपके लिए है। बात करते हैं कि ग्रुप्स कब से फॉर्म होना चालू हुए हैं। स्टार्टिंग में जब हमारे एंसेस्टर्स होमो सैपियंस के कजिन्स निएंडरथॉल्स के अंत की रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि उनके दिमाग के कई एरियाज डेवलप नहीं थे, खासकर हाई ऑर्डर थिंकिंग और सोशल इंटरेक्शंस वाले एरियाज। यही कारण था कि निएंडरथॉल्स छोटे ग्रुप्स में रहते थे और इसी कारण से उनके जीन्स लिमिटेड तरीके से ही डेवलप हो पाए। और दूसरी तरफ हमारे एंसेस्टर्स होमो सैपियंस बड़े ग्रुप्स में रहते थे और उनके दिमाग बड़े नेटवर्क्स के लिए डेवलप हुए। ज़्यादा लोगों से मिलने के कारण उनकी सोशल आइडेंटिटीज भी स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे कि आउटसाइडर्स के प्रति उनके मन में सस्पेशन आ जाता। किसी भी ग्रुप में घुल मिल कर रहना सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था। ग्रुप से अलग रहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था और ये पक्का रहता था कि ऐसे लोगों के जीन्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं बल्कि किसी वाइल्ड एनिमल के पेट में जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक आदमी अपनी पहली एडवर्टाइजिंग जॉब में पहली बार ऑफिस गया। अपने पेरेंट्स की सलाह से वो ग्रे कलर का सूट पहनकर गया, पर वो भूल गया था कि उसकी जॉब क्रिएटिव डिपार्टमेंट में लगी थी। और ये बात उसको तब और अच्छे से समझ में आई जब उसने अपने कॉलीग्स को टी शर्ट और जीन्स में बैठे हुए देखा। नेक्स्ट डे वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ड्रेसअप होकर गया, लेकिन लोग अभी भी उसे उसके पहले दिन के ही कपड़े के हिसाब से जज कर रहे थे। जैसा कि आपने सुना और लाइफ में कभी ना कभी ऑब्जर्व किया भी होगा कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी हमारे कपड़ों पर या और भी कई चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। कोई भी ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि आप उस ग्रुप के हैं या नहीं, और ऑफिस में ड्रेस कोड रखने का मेन मोटिव और कुछ नहीं बल्कि सबको एक ही तरीके में ढालना होता है। ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं कि सब एक ही माइंडसेट रखें और सब एक ही तरीके की थॉट प्रोसेस भी रखें। और यही कारण है
कि ग्रुप थिंकिंग के दौरान अधिकतर लोग फेमिलियर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फेमिलियर कभी भी काम नहीं आता। आप ऐसे लोगों से तो ज़रूर ही मिले होंगे जिनके काम करने का ढंग कुछ अलग होगा। हम इन्हें अक्सर आउटसाइडर्स की नज़र से देखते हैं, क्योंकि या तो इनके कपड़े हमसे नहीं मिलते या तो इनके थॉट प्रोसेस। ये लोग हर एक चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, बहुत सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों और वो वैसा क्यों। हम अक्सर इनके डिफरेंट एटीट्यूड से इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन यही लोग हैं जो किसी भी ग्रुप में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये लोग क्रिएटिव लोगों की कैटेगरी में आते हैं। इनका दिमाग वैल्यूएबल इसलिए होता है क्योंकि ये सोसाइटल नॉर्म से बहुत अलग चलते हैं और ये किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। जो आइडियाज़ नॉर्मल नॉर्म से नहीं मिलते वो इन लोगों के दिमाग से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइंस्टाइन को ही देख लीजिए। अगर वो कन्फॉर्मिस्ट होते और नॉर्म्स के हिसाब से काम करते तो क्या कभी कोई भी बड़ी खोज कर पाते? किसी भी नॉर्म को फॉलो करना या किसी भी ग्रुप में पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना मतलब अपने आप को एक बाउंड्री में रख लेना। अब इस बाउंड्री के अंदर आप कितनी भी मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप वो मछली पकड़ पाएंगे जो इस बाउंड्री के अंदर होगी। हर ग्रुप में यही होता है। हमारी थिंकिंग और आइडियाज़ सोचने की अपॉर्चुनिटी सीमित हो जाती है। तो फिर आखिर वैल्यूएबल थिंकिंग करता कौन है? और हमारे ग्रुप में जब सब एक ही जैसे सोचते हैं तो कैसे हम अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर पाएंगे? वैल्यूएबल थिंकिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प कर सकती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के बाहर होती है। अगर कुछ नया सोचना है तो ज़रूरी है कि अपने बॉक्स से बाहर निकलें। पर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमें किसी अलग इंसान को ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा या हम ये खुद ही कर सकते हैं? एक बैलेंस बनाकर हम अपने अंदर ये चेंज खुद ही ला सकते हैं, टिपिकल से थोड़ा हटकर सोचकर, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग भी ना सोचें, क्योंकि बिल्कुल अलग सोचने से आप काम के आइडियाज़ नहीं जनरेट कर पाएंगे, जो कि हमारा मकसद नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि ये लोग जो अपने आप में अलग सोचते हैं, इनके पीछे कारण क्या है। पहला, कुछ क्वालिटीज़ जो कि बाय बर्थ ही इनको अलग बनाती हैं, जैसे सेक्स, एथनिसिटी और फिजिकल एबिलिटीज़, और अलग लेवल का मेंटल डेवलपमेंट भी इनके तरीकों को अफेक्ट करती है। दूसरा, इनका बैकग्राउंड, ये कैसी परिस्थिति में पले बढ़े हैं और इनकी एजुकेशन, इनकी फैमिली, इनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तीसरा, ये लोग कैसे ट्रॉमास से गुजर चुके हैं, कुछ इवेंट्स जो इन्हें अलग बना चुके हैं और इनके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर चुके हैं। चौथा, बीमारियाँ, कुछ लोगों का नज़रिया किसी बीमारी के कारण एकाएक पूरी तरीके से पलट जाता है और ये इनके सोचने के तरीके को इम्पैक्ट करती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती हैं, लेकिन हम इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करने की जगह इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर हम एक दूसरे का असली पोटेंशियल समझ जाएंगे तो हम अच्छे आइडियाज़ जनरेट भी कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर हम क्रिएटिव नहीं हैं तो ये अलग होने की क्वालिटीज़ डेवलप कैसे करें। मैं आपको इसके लिए 4 तरीके बताऊंगा। पहला, कॉन्ट्रेरियनिज्म, हर एक चीज़ को क्वेश्चन करिए, इसे इवेल्युएट करिए, चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करिए, पर याद रखिए कि क्रिटिसिज्म तक ही मत रहिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दीजिए। दूसरा, ड्रीमीनेस, अपनी इमेजिनेशन का पूरा इस्तेमाल करिए। तीसरा, ऑल्टर्ड स्टेट्स, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का यूज़ करके आप अपने ब्रेन को एक नए तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। चौथा, प्ले, अपने सारे assumptions और नॉर्म्स को भूलकर फिर से सोचना चालू करें। इन 4 तरीकों को अगर आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करेंगे तो आप कई नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कितना कुछ करना है लेकिन मोटिवेशन ही नहीं मिलती? और फिर जब आप बाकियों को देखते हैं जो उन्हीं 24 घंटों में कितना कुछ कर ले जाते हैं तो आपको लगता है कि इन्हें ये ड्राइव मिलती कहाँ से है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर की क्रिएटिविटी की आग को जलाए रखने के लिए हम अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेटेड रखें। किसी भी नॉर्म के अपोजिट होना एक सुपर पावर के बराबर होता है, लेकिन इस सुपर पावर को बरकरार रखने के लिए मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों के लिए मोटिवेटेड रहना काफ़ी ईजी होता है और दूसरी तरफ कुछ लोग का मोटिवेशन ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं। लोगों को लगता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग अलग तरीके के होते हैं और दूसरे अलग।
लेकिन इसका इकलौता रीज़न लेज़ीनेस है और कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने आप को अपने गोल की तरफ ड्राइव करने में उतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी कि दूसरों को। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। और अच्छी बात यह है कि बाकी फैक्टर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब हमारे कंट्रोल में है। अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है तो आप चाहें उसे करने में कितना भी टाइम इन्वेस्ट करें, वो आपको हमेशा बोझ ही लगेगा। और फिर चाहे किसी क्रिएटिव चीज़ में आपको कितना भी इंटरेस्ट हो, वो आपको बेहद बोरिंग लगेगी अगर आपके अंदर उसको करने की ड्राइव नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढें जो आपकी क्रिएटिव मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपकी क्रिएटिव फील्ड की ही हो। मेरे लिए ये चीज़ पेंसिल कलरिंग है। मैं कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ और मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन पेंसिल कलरिंग करने से मुझे अपने मोटिवेशन के लिए फ्यूल मिलता है। मैं वीक में 1 या 2 बार अपने रूम में बैठकर अपने रूम की ही किसी जगह को कागज़ पर ड्रॉ करके उसे कलर करता हूँ। पेशे से मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जब भी मैं ड्राइंग करता हूँ मुझे आनंद मिलता है। जब आप कोई ड्राइंग फिनिश करते हैं तब आपको बेहद अच्छा लगता है और यही फीलिंग आपकी मोटिवेशन के लिए फ्यूल की तरह काम करती है। दूसरी चीज़ जो आपकी मोटिवेशन को फ्यूल करने में हेल्प करेगी वो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। एग्जाम्पल के लिए, जब अगर आपको कुआं खोदना हो, अगर आप दिमाग में ये रख के कुआं खोदेंगे कि पूरा कुआं मैं आज ही खोद दूंगा, तो आपके अंदर का मोटिवेशन दिन ब दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आज मैं इतना यानी 1 मीटर गहरा खोदूंगा, कल 1 और मीटर, ऐसे में ईजिली आपका काम हो जाएगा और हर दिन आपको अपना टारगेट कंप्लीट करने की खुशी भी रहेगी। जब आप अपने छोटे गोल्स कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आती रहेगी। इसका यूज़ अपनी क्रिएटिविटी के लिए करें। आपने ये भी सुना होगा कि अच्छी संगत में अच्छी रंगत होती है और आप अपने आसपास के 5 लोगों की पर्सनालिटी के एवरेज होते हैं। ये सही है, पर कुछ लोग इन कोट्स को काफ़ी दिल पर ले लेते हैं और अपने सारे पुराने फ्रेंड्स को छोड़कर नए की खोज में निकल जाते हैं। पर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये लंबे समय तक काम नहीं आता। आपको अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग ढूंढें जो आपसे बेहतर हैं और फिर उनकी वर्कशॉप अटेंड करें या पर्सनल 1-to-1 क्लास लें। अगर ये अप्रोचेबल हैं तो इनके साथ मीटिंग सेट कर लें और थोड़ा हैंग आउट करें। चलिए अब समझते हैं मोटिवेशन के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाने हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सीखना और करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि कोई भी चीज़ करने से पहले उसको सीखना ज़रूरी है। पर आप खुद सोचिए कि भला पियानो सीखने के लिए अगर आपको बोला जाए कि पहले 2 साल आप थियोरी पढ़िए, तो क्या आप कभी भी पियानो सीख पाएंगे? छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए और आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप ये छोटी चीज़ में सक्सेस पाएंगे तो आपको मोटिवेशन अपने आप बढ़ेगा। ये मोटिवेशन एक इमोशनल अवार्ड की तरह काम करता है जो आपको आगे बढ़ते रहने में हेल्प करता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आपके नॉलेज गैप्स को भरते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कोई स्किल गूगल करें जो आपको पता है कि आपको नहीं आती। वो कुछ भी हो सकती है, गिटार बजाने से लेकर बॉल्स जगल करनी। अब इस काम को धीरे धीरे सीखना चालू करें और इसे सच में करें, ना कि सिर्फ इसके बारे में पढ़ें। अब इसके बाद आप इस इंटरेस्ट से मिलते जुलते लोगों से मिलें और उनसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करें और उनके एक्सपीरियंसेस भी जानें। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक राइटर कैसे बनता है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। क्या आप कभी किसी राइटर के रूम में गए हैं? क्या उनका रूम ठीक वैसा ही था जैसा आपने सोचा था? हर जगह पेपर फैले हुए रखे थे और उनका टाइपराइटर उनके बेड पर था और उनकी टेबल और खिड़कियों पे वाइन से भरी हुई ग्लास रखी हुई थी। पर क्या सिर्फ इतनी ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी राइटर को राइटर बनने के लिए? क्या ऐसा फैला हुआ रूम ही उनको आइडिया से भर देता है? इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक राइटर और बाकी सारे आर्टिस्ट किस प्रोसेस का यूज़ करके आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोसेस जिसका नाम RIGHT यानी कि राइट प्रोसेस है, आपके बेहद काम आएगा आइडियाज़ जनरेट करने में। भले कोई रियलाइज़ करे या ना करे, पर जब भी वो आइडियाज़ जनरेट करते हैं तो वो इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एक आइडिया को जनरेट करने में
आप केवल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ही नहीं जाते, बल्कि कई सारे पॉइंट से होकर गुजरते हैं। हम सबको कई बार इन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होने के कारण हम सही आइडियाज जनरेट करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन जब आप एक बार इस प्रोसेस के बारे में जान जाएंगे तो ये आपको किसी ग्रुप की क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रोसेस जानने के बाद आपको ब्रेनस्टॉर्म जैसे प्रोसेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं राइट प्रोसेस के सबसे पहले स्टेप को, यानी कि आर मतलब रिसर्च। क्या आपको पता है कि जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट से इनपुट लिया जाता है? राइटर स्क्रिप्ट पर काम करता है, वीडियो एडिटर वीडियो एडिटिंग करता है,